सभी पाठकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज इस पाठ में हम ज्योतिष और ज्योतिष का परिचय ये पढ़ेंगे। ज्योतिष है क्या, उनमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और कैसे ये हमको आगे प्रभावित कर सकता है, इसको सीखेंगे। तो चलिए ज्योतिष के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये चैनल का नाम तो पढ़े ही होंगे। ये जो हमारा चैनल है ये वेदांग एज एस्ट्रो है। इसको हमने वेदांग क्यों रखा है और उसमें हमने ज्योतिष के वीडियो क्यों डाले हैं, तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ज्योतिष जो है ये एक वेदांग है, यानी वेद का अंग है। ये कोई आप कह ले कि जादू टोना नहीं है या कोई भ्रांति नहीं है, कोई मिथ नहीं है, जो हम कहते हैं कि दंत कथा नहीं है या पौराणिक कथा नहीं है। ये जो वेद हमारा है, वेद से परमपिता परमेश्वर से जो हमें वेद मिला है उसी का एक अंग है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा शास्त्र है और इसको बहुत छोटा या आसान ना समझे या बहुत कठिन भी नहीं है। यदि हम इसको आसानी से पढ़ते रहे तो बहुत ही सरल है। और चलिए तो इस वेदांग के यात्रा में ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और इस श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो एक श्लोक है ये एक शिष्य और एक गुरु के वार्तालाप का है, जो हम होरा पराशर शास्त्र बोलते हैं। उसमें पराशर ऋषि अपने शिष्य मैत्रेय जी से बात करते हैं और उसी संवाद को हम होरा पराशर शास्त्र बोलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्यों वेदांग मैंने कहा इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए तो श्लोक का स्टार्ट है, अथय कदा मुनिश्रेष्ठम त्रिकाल ज्ञम पराशरम पप्रेक्षो पेता मैत्रेय प्रणिपत्य कृतांजलि भगवान परमं पुण्यम गुह्यम वेदांग मुतम त्रिस्कंदम ज्योतिषम होरा गणितम संहितेति च एतेष्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति श्रूयते मुने। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। ये ऋषि पराशर और उनके शिष्य ऋषि मैत्रेय के बीच का संवाद है, जिसमें कि मैत्रेय जी ने बहुत सारे सवाल पराशर ऋषि से पूछा है और उसका उन्होंने सरलता पूर्वक उत्तर दिया है और उससे हम लोग बहुत चीज़ जाने। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सरलता से ज्योतिष को वेदांग लिखा हुआ है और कहा गया है कि ये एक वेदांग है जिसमें कि 3 स्कंद हैं ज्योतिष के। यहाँ आप देख ले, त्रिस्कंदम ज्योतिषम होरा गणितम संहितेति च, यानी तीनों जो स्कंद हैं उसमें पहला स्कंद जो है होरा, दूसरा गणित और तीसरा संहिता है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि इन तीनों स्कंद में एतेष्वपि, इन तीनों में त्रिषु, इन तीनों में श्रेष्ठ होरेति, यानी इन तीनों में श्रेष्ठ जो है वो हो रहा है श्रूयते मुने, मतलब जो मुनि इसमें मैत्रेय को बोल रहे हैं कि मुनि तुम सुनो।
चलिए, तो अब हम ये जाने कि वेदांग का ये जो प्रमाण आपको मिला कि ये एक वेदांग है, और इस वेदांग में होरा जो है 3 स्कंद हैं, और इसमें होरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम समझेंगे कि क्या है। अब चलिए हम समझें इनके जो प्रवर्तक यानी जो प्रमोटर बोलते हैं, अपने अपने कालों में इन लोगों ने इसको बढ़ाया है। तो अभी तक 18 प्रवर्तक रह चुके हैं। इस श्लोक से आप समझ सकते हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीच मरीच मनु अंगिरा लोमश पौलिश चौव चवनो यवनो भृगु शौन को अष्टादशास चेति ज्योति शास्त्र प्रवर्तका। इसका मतलब हुआ कि ये 18 प्रवर्तकों के नाम दिए हुए, पहले सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, कश्यप ऋषि, नारद मुनि, गार्ग, मरीच, इस तरह से यहाँ तक देखिए लोभस्य, पौलश, च्यवन, यवन और भृगु। तो ये हमारे 18 प्रवर्तक रह चुके हैं। इन्होंने ज्योतिष को आगे बढ़ाया है। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है कि हमने लिख दिया, ये सीधा वेद का लिया हुआ है और वेदों में इसकी चर्चा है। और वेद का तो ये अंग ही है, मतलब इसके बिना वेद संपूर्ण नहीं है। अब हम जानेंगे कि वेद के जो प्रमुख 6 अंग हैं, इस 6 अंग को समझते हैं। जो पहला अंग है वो है ज्योतिष, दूसरा जो है वो है कल्प, तीसरा जो है वो निरुक्त, चौथा जो है वो शिक्षा, पांचवा जो है वो है व्याकरण, और छठा जो है वो है छंद। अब इसमें जो 6 अंग हैं, 6 महत्वपूर्ण जो अंग हुए, उसके क्या क्या अंग हैं, कहने का मतलब है कि ये 6 जो चीज हो वे वेद के कौन से अंग हुए। जैसे हमारा अंग होता है हाथ, पांव, आँख, कान, नाक, पेट, उसी तरह हम ये समझते हैं कि ये जो प्रमुख 6 अंग हैं, इनको वेदों में क्या कौन सा अंग प्रदान हुआ है। तो जो छंद है उसे हम पैर कहते हैं। लेग्स, व्याकरण जो है वो चेहरा है, फेस है। कल्प जो है वो है हाथ, और ज्योतिष जो हम आज पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे उसे आई कहते हैं। आई ऑफ द वेद इज ज्योतिष, ठीक है। वेदांग के अलावा आई ऑफ द वेद इज कॉल्ड ज्योतिष। शिक्षा जो है वो नाक है और निरुक्त जो है वो कान है। तो अब हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए कि ये 6 वेदांग हैं और इसमें हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख स्कंद हैं, 3 स्कंद हैं जिसे हम गणित, संहिता और होरा कहते हैं। गणित वो पार्ट है ज्योतिष का जिसमें कि सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या आता है, जैसे कि मान ले कि सूर्य जो है एक राशि में कितने दिनों में भ्रचक्र करता है, तो यहाँ समय की जो गणना हुई, जितने भी कैलकुलेशन हैं, चाहे वो वर्गों का कैलकुलेशन है, डिविजनल चार्ट्स जिसे हम बोल ले, तो इन सभी का कैलकुलेशन जो है वो गणित में है, ठीक है। और गणित तो हमारा ऐसा है कि वो इतने कितने वर्षों, सालों, लाखों, करोड़ों वर्षों पहले साल का है, वो आज तक भी कोई नहीं काट सकता है। वो 100 का 100% ट्रू है, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसकी प्रमाणता यहाँ तक है। आज साइंस कितना भी कुछ हो, साइंस में आपको प्रमाण चाहिए, हमारे वेदों में हम उसे विश्वास है। तो सोचिए कि उन्होंने कैसे इतना कुछ किया था। संहिता जो है, जो ग्रहों के चाल होते हैं उनसे बहुत चीज़ निकलता है, वो कहाँ पे हैं, क्या हैं, तो इनसे हम एक शास्त्र और निकलता है जो हम मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं, वो होता है। और बहुत सारे जो अर्थक्वेक होता है, ये सारे चीज़ों जो होता है उन सबको भी बारे में जानेंगे उससे। हो रहा जो हम आज के डेट में जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बस
होरा ही जो फलित है उसका भी कुछ पार्ट जो जान लिए, और उसी का इतना जिसे हम आज कह सकते हैं कि हौवा बना हुआ है। कहने का मतलब उसे ढंग से नहीं हमने सीखा है और उसको उल्टा पुल्टा जैसे तोड़ मरोड़ के जो जिसको समझ में आया वो उतना चीज सीखा, कुछ अपना अलग करने के चक्कर में कुछ और उसमें का ना मिर्च मसाला लगा करके उसे प्रस्तुत किया। तो होरा जो शास्त्र वो फलित है, यानी उसमें हम जो फलित बोलते हैं जिसे फलादेश बोलते हैं, हॉरोस्कोपी जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसके किन विभाजित कैसे कैसे उन्हें किया गया है। तो अब समझ लें कि जातक ज्योतिष है, यानी कि किसी भी जातक यानी हो गया कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके जन्म के समय के अनुसार जिस पे हम ज्योतिष करते हैं उसे हम जातक ज्योतिष बोलते हैं। दूसरे नंबर पे ताजिक ज्योतिष शास्त्र का आता है, जिसमें कि वर्ष कुंडली बनता है। इसमें ये वर्ष कुंडली जैसे नाम ही है, एक वर्ष का बनता है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। मुहूर्त ज्योतिष हो गया, जो अभी हमने पंचांग पढ़ा, पंचांग एक मुहूर्त ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसमें हम क्या जो हम जितने सारे कार्य करते हैं, एक कार्य तो हमें जरूर याद रहता है जिंदगी भर, जिसे हम शादी कहते हैं। सिर्फ शादी ही नहीं, बहुत सारे कार्य 16 संस्कार होते हैं या और भी अनेकों कार्य जो हम जीवन में करते हैं, तो उन सभी का विचार शादी मैंने इसी लिया क्योंकि शादी में हम जरूर ही मुहूर्तों का विचार करके ही शादी का दिन फिक्स करते हैं, उस दिन हम शादी करते, इसीलिए मैंने शादी का तिथि या बोला मुहूर्त हम देखते हैं। बाकी ऐसे चीज़ है, बहुत सारे चीज़ तो ऐसे होते हैं कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो चीज़ घटित हो जाता है। प्रश्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम प्रश्नों के द्वारा किसी भी चीज़ को हम प्रश्न पूछते हैं और उसके द्वारा उसका उत्तर हमें मिलता है, और ये बहुत ही अलग है बाकी शास्त्रों से, और वो हम प्रश्न के आधार पे हम अपने चीज़ों को देखते हैं। पांचवा जो संहिता जो मैंने बोला कि सूर्य और अन्य ग्रहों के चाल से संबंधित है, और इसमें जो है हम मेदिनी को कह सकते हैं, उसको लेते हैं मेदिनी ज्योतिष को और उसको पढ़ते हैं। तो हमने समझा कि क्या क्या इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन यदि किया जाए, यदि उनको विभाजित किया जाए, तो इन पांचों भाग में हम ज्योतिष को विभाजित कर सकते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया कि 5 भागों में हमने बांट दिया। अब इसमें होता क्या है, कहने को तो इसमें सिर्फ 4 ही चीज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पहला जो चीज हो गया, जो आप कह सकते हैं ग्रह हो गया, दूसरा भाव, तीसरा नक्षत्र और चौथा राशि। अब इन चारों का ही पूरा ज्योतिष में जो पढ़ाई है वो इन्हीं चारों चीजों का है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप एक उम्र भी लगा दे तो भी ये समाप्त नहीं होगा। ये अनंत है, जैसा कि हमने सुना है हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उसी तरीके से आप जब इसमें समझेंगे तो ये है बहुत सरल, आप धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत सरल है। लेकिन मेरा ये कहना था कि एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है इनके हर चीजों को समझना, वो भी इस कलयुग में। ठीक है, तो ग्रह जो है हम लोग सभी जानते होंगे कि सूर्य आदि, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु नवग्रह हो गए, 9 ग्रह हो गए। भाव, हाउसेस आप सुने होंगे या भाव सुने होंगे, तो भाव 12 होते हैं, 1 से लेके 12 तक। नक्षत्र जो है वैसे तो हमने पढ़ लिया पंचांग में 27 नक्षत्र होते हैं, इसके अलावा एक और नक्षत्र होता है जिसे 28वां नक्षत्र हम अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। तो अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र हो, उसके अलावा एक अभिजीत नक्षत्र होता है जिसे मुहूर्त में हम यूज करते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे आगे। और राशि जो है 12 राशियां होती है, ये हमको लगता है कि सभी लोग जानते होंगे, 12 राशि अपनी अपनी राशि को जानते होंगे।
इसमें जो है मेष से लेके मीन तक, यानी हो गया एरीज से लेके पाइसिस तक, जोडियाक साइन जिसे हम बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या है। ये भले यदि नहीं जाने होंगे लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि मेरा एरीज है, या मेरा पाइसिस राशि है, या फिर मेरा टॉरस है, मैं स्कॉर्पियन हूँ, कुछ भी ऐसा सुनते होंगे, या फिर मैं वृश्चिक राशि का हूँ, या फिर मैं मकर राशि का हूँ। तो इस तरीके से हमने सीखा कि सिर्फ इन्हीं चारों चीजों को हमको पढ़ना है, और इन्हीं चारों चीज में आपका पूरा जीवन भी समाप्त हो सकता है पढ़ते पढ़ते, इतना कुछ है इसमें। अब मैं समझाना चाहूँगा कि क्या है, जब वो थोड़ा इन सब के बारे में समझ जाएंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये या तो कितना आसान है या फिर कितना डिफ़िकल्ट है। अब देखिए ये एक चित्र लिया, इसमें मैंने चारों चीज़ों का लिया है। अब देखिए ये जो एक चित्र है ये किसी समय का, किसी जातक का हो सकता है, कुंडली हो, या किसी समय का, ये प्रश्न काल में ये एक चित्र है। इस चित्र में ये जो बना हुआ है ये खाना, ये 12 खाना आप देख सकते हैं। ये 12 खाने जो हैं, ये 12 खाने को ही हम भाव कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो लिखा हुआ है ये राशियों को अंकित किया है। राशियों को नंबर से हम डिनोट करते हैं। जैसे 1 नंबर हो गया मेष, इसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, और 12 नंबर हो गया मीन। तो इस तरीके से ये राशियां लिखी हुई, लेकिन ये पहला भाव हुआ। भाव वाले अध्याय में हम भाव को पढ़ेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए, सैंपल के लिए हमने दिखाया। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे नक्षत्रों का नाम दिया, यहाँ देखिए भाव 1 लिखा हुआ है, भाव 2 लिखा हुआ, तो ये सारे भाव हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये जो लग्न है ये अश्विनी, अश्वी लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र में है। शनि जो है श्रवण नक्षत्र में है। इसी तरह आप देख ले कि चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में है, केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में है, गुरु जो है शतभिषा नक्षत्र में है, राहु जो है कृतिका नक्षत्र में है, मंगल जो है मूल नक्षत्र में है, और शुक्र जो है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, और बुध जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नक्षत्रों का नाम ले लिया, लेकिन राशि का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि नक्षत्र मैं आपको पहले बता चुका हूं और राशि अभी नहीं बताया, इसलिए राशि का नाम मैंने नहीं लिया, कौन सा कौन राशि है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जो मैंने पढ़ा दिया वो उतना ही तक मैं अभी बताऊंगा, उतना ही तक हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि समुद्र में एक सुई या मोती बोलते हैं ढूंढना, उस प्रकार है कि एक समुद्र में एक सुई गिरा हुआ है, उसको हम उठा रहे, उस गहराई तक और उस सूक्ष्मता तक, उस माइन्यूटली हमको ऑब्जर्व करके चीज़ों को निकालना है। अब हम ये समझे कि ज्योतिष और अवधारणा मैंने लिखा, यानी ज्योतिष को हम क्या मानते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये तो सारा कुछ मिथ्या है, मिथ है, कुछ नहीं है, सब गलत है। बट जब आप इसको गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे इसको एनालाइज करेंगे और इसको प्रैक्टिकली आप जब पाएंगे तो आप बोलेंगे ये मिथ या माइथोलॉजी, पौराणिक कथा कदापि नहीं है। ठीक है ना, तो ये भ्रांति है, यानी कि हमने अनेकों भ्रांति पाल लिया है कि, और इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि है तो ज्योतिषियों का ही है। हमारे देश में मुझे लगता है कि हर गली में, हर घर में ज्योतिष है, और जिसको जैसे मन चाहा उसने वैसे बताया, जिसको जितना समझ में आया उसके हिसाब से उसने बताया, उसने ये उपाय बता दिया, ये बोला तुम्हारा ये। जैसे आप टीवी में भी, आज के डेट में तो टीवी इतना, इस भ्रांति को फैलाने में जो सबसे बड़ा योगदान है उससे टीवी का है। टीवी में आप हमेशा सुनते होंगे कि आज आ गया, जैसे कि अभी साल शुरुआत हुआ है तो बहुत सारे राशि वालों के आ रहे होंगे कि धनु राशि में ये होगा, मकर राशि में ये होगा, वृष राशि वाले को ये 2022 में ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाए। क्या आप मान सकते हैं कि यदि 12 राशियां हैं तो 1/12, यानी जो पूरे कुल संसार, यानी इस हम वर्ल्ड को बात करें तो इस विश्व में यदि जितने भी 7 अरब जनसंख्या में
1/12 कर ले, यानी कि 1.25 करोड़ को एक ही घटना घटेगी या उसके साथ उसके जैसा उसका एक साल में एक ही जैसा होगा, क्या ये पॉसिबल है? कदापि नहीं है। इसीलिए हम इसको समझे कि ये जो है लिखा हुआ ये सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम ज्योतिषियों के कारण ही ये चीज़ घटित हो रही है। अब चलिए हम समझते हैं कि और क्या। तो औपचारिक शिक्षा नहीं है। अनेक अनेक कारण हो सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि औपचारिक मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो नहीं है। जैसे कि हम यदि टेक्निकल एजुकेशन लिए, उसमें यदि हम माने कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, एमबीए हो गया, लॉ हो गया, या बहुत सारी चीज़ हुई, या फिर नॉन टेक्निकल टाइप के में भी ले ले, या फिर हम मान लें कि जो नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन जो बीएससी बीए या कुछ भी करते हैं, बीकॉम करते हैं, या कुछ भी एजुकेशन करते हैं, तो उस तरह का बढ़िया सा फॉर्मल एजुकेशन है। कुछ संस्थान हमारे यहाँ है, जैसे कि ITBHU में एक पूरा डिपार्टमेंट ही इस पे है, जिसमें कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अच्छे तरीके से पूरे देश में इसकी शिक्षा नहीं है और उतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं जाते हैं। और यही कारण है कि अच्छे लोगों की कमी, मैंने वो लिखा है कि शिक्षा की भी कमी, शिक्षितों की कमी, यानी कि एजुकेटेड लोग, यदि एजुकेटेड लोग जाए, मेरा एजुकेटेड लोग का मतलब ये हुआ है कि आज की डेट में तो ज्योतिष कोई भी कर लेता है। 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, या 6 महीना पढ़ लिया और बोला कि हो गया ज्योतिष कंप्लीट। कुछ कुछ 2-4 सभी बहुत आज मैंने क्या बोला कि 4 चीज़ पढ़ना है, ये नक्षत्र, राशि और भाव, और उसके बाद बचा मतलब नक्षत्र, राशि, भाव, इसको पढ़ लिया, कहानी, और ग्रह हो गए, तो इसको पढ़ लिया, कहानी खत्म हो गया। बट ऐसा होता नहीं है। इतना आसान नहीं है कि ये 12 के नाम याद कर लिए, उस 27 के नाम याद कर लिए, 12 भाव के नाम पर याद कर लिए और हो गया जो। तो अभी क्या हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल दे रहा है, उसके पीछे जो तथ्य है उस तथ्यों को नहीं समझा है, और ऐसे ही जो मन आया उसका हमने भविष्यवाणी कर दिया, या उसको बारे में वो बता दिया कि तुम आज ये उपचार कर लो, इस उपचार से ऐसा हो जाएगा। दूसरा चीज पैसा। पैसा दोनों साइड से गलत है। कहने का मतलब कुछ जो शिक्षित लोग भी हैं ज्योतिष वो अच्छे से पैसा नहीं कमा पाए, या तो। और दूसरा ये है कि पैसा कमाने के लिए बहुत बड़े बड़े गुरुओं को देखा होगा, बहुत बड़े, उन्होंने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे गलत उपाय बताए देंगे आपको, बहुत कुछ ऐसा बता देंगे जो आपके साथ या तो घटित नहीं होना है या फिर ऐसा होना है। तो इन सब से हमें बचना है। दूसरा चीज़ मैं बोलता हूँ टाइम ड्यूरेशन, जो भी मैंने बात किया एजुकेशन के बारे में, कि आप यदि सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने में से पूर्ण तरीके से सीख जाऊँगा, मैंने शुरुआत ही वीडियो किया था कि आपका जीवन काल भी हो जाएगा ख़त्म। लेकिन हाँ, हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत चीज़ सीख सकते हैं और बहुत आसान है यदि हम इसको सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस से अच्छे से पढ़ते रहे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते। दूसरा, अब मैंने अंतिम में वेद को इसीलिए सिर्फ लिखा है कि अब आप समझ सकते हैं कि हमारा वेद ये कितना पुराना है। ठीक है, इतने 8 प्रवर्तक रह चुके हैं, तो जिस फॉर्म में हमें मिला है क्या वो उसी फॉर्म में आया था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कि दूसरा चीज, हमने बहुतों आक्रमण सहा है। कहने का मतलब हमने बहुत ही अनेकों राजा, या फिर बोल ले जैसे अभी कुछ जो हम आज भारत आज़ाद देश है, आज एक गणतंत्र राज्य है, तो हमने ब्रिटिश इंडिया से इंडिया हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ, तो जस्ट कुछ साल मतलब 75वां हम अभी महोत्सव मनाएंगे आज़ादी का। तो 75 साल पहले हम गुलाम थे आज से, तो उस समय के पहले भी हम बहुत सारे गुलामी हुई है। तो जितने भी रूलर हम पे रूल किए हैं उनका होता क्या है, जब कोई भी रूलर रूल करता है तो वो सबसे पहले वहाँ के जो कल्चर हेरिटेज है उसको चेंज करने का कोशिश करता है, क्योंकि हम ही सोते हैं जैसा हम अपने अनुसार सारा कुछ चलाना चाहते हैं। उसमें 2 चीज़ का जरूर क्षति होता है। एक, वहाँ का जो भी शिक्षा पद्धति था या जो भी लिखा हुआ था उस पे हम अटैक करते हैं, वो चीज़ मिटाते हैं। वहाँ के जो प्रमाणिक तथ्य हैं, यानी वहाँ के जो भी घर घराना या फिर हम बोल ले जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो और भी
तथ्यों, ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है, मैं उस लिए नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये घटनाएं होती रही है। यदि ये हिस्ट्री भी जो हम पढ़ते, जो हिस्ट्री हम बोलते हैं, मैं इतिहास नहीं बोल रहा, जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें भी इसका चर्चा बहुत बार है। तो उससे बहुत सारा फ़ायदा भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी राज है जैसे ब्रिटिश के, तो कुछ फ़ायदे भी अपने हुए होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तो इसमें ये दिक्कत होता है कि क्या वो हमें सही ढंग से मिला या फिर वो गलत ढंग से आज की डेट में प्रस्तुत है। तो चलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ज्योतिष में बहुत ही सरलता पूर्वक, और आप देखेंगे आगे की वीडियो या पहले की वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें देखा होगा कितने सरलता पूर्वक हम एक एक चीज़ को सीखते हुए जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको सीखेंगे, समझेंगे और इसको आगे बढ़ाने में आप हमारा मदद कीजिए। और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। और जो भी खास करके मैं बोल रहा हूँ इस समाज में, इसमें हम ही लोग हैं जो इतनी भ्रांतियां पैदा किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिष विद का बहुत बड़ा हाथ है जो इसके पतन में शामिल है, मैं बोलूँगा। तो उसको हमें हटाना है और अच्छे ज्योतिष के रूप में उभर के आना है और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे और इस विद्या को आगे लेके जाने में हम सक्षम रहेंगे। सभी लोगों को फिर से प्रणाम और धन्यवाद इसको सुनने के लिए। कृपया आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और आगे इस जर्नी को, इस यात्रा को हम करते आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सभी का।